नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 चैनल पर। यह है मेरा यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करूंगी और एक छोटी सी गुजारिश के साथ कि इस प्लेटफॉर्म को आपका समर्थन बहुत कीमती है और बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा और इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके की खबरें जो जनता से जुड़ी हुई होंगी, जो संविधान, जो लोकतंत्र और जो जनता की बातें करेंगी, उन इश्यूज को हम लेकर आएंगे और समाज के मुद्दे इस प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। जनता जिन चीजों से त्रस्त है उन चीजों को इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आऊंगी, यानी कि सत्ता से सवाल करना हमारे चैनल का उद्देश्य होगा और वो सवाल जिनसे सत्ता भागती है। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हरियाणा में चुनाव का दिन है। आज पोलिंग है, सुबह 7 बजे से वहां पर पोलिंग है और जिस तरीके की बदलाव की बयार नजर आ रही है, तो मुझे लगा कि आज हरियाणा के चुनाव वाले दिन आज एक ऐसे शख्स से बात किया जाए जो हरियाणा का सबसे बड़ा पत्रकार है और जमीन की उसे सबसे ज्यादा नॉलेज है। और क्या इस समय जो बड़ी बड़ी खबरें इस समय हैं कि विनेश फोगाट के क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की खबरें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी वहां पर नहीं चाहती कि विनेश फोगाट जीते। दूसरी ये खबर कि किस तरीके से गुरमीत राम रहीम सिंह जो कि डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं, उनको पैरोल मिली थी और वो बीजेपी के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। तो क्या बीजेपी वाकई में सरेंडर मोड में नजर आ रही है? आज ये बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी की रणनीति फेल कर रही है, क्या बीजेपी वाकई में हार मान चुकी है और किस तरीके की बदलाव इस समय हरियाणा में नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय हरियाणा के सबसे बड़े पत्रकार बलवंत तक्षक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद है कि आप इस चैनल पर जरूर आएंगे और जनता के अलग अलग इश्यूज को हम और आप मिलकर उठाएंगे। बलवंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा जो पहला सवाल है कि जो सुबह से वोटिंग का पैटर्न नजर आ रहा है, मोटी मोटी तस्वीर आपको देखकर क्या नजर आ रही है हरियाणा के पूरे चुनाव पर? जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा वोटिंग इस समय जो हुई है, अभी तक रिकॉर्ड की गई है, वो कैथल जिले में की गई है, जहां से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। वहां इस समय तक 24-24.5% के आसपास मतदान रिकॉर्ड किया जा चुका है। और सबसे कम वोटिंग जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है फरीदाबाद, जहां से कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार केंद्र में मंत्री बने हैं और पिछली बार तो वो करीब 6.5 लाख वोटों के ज्यादा अंतर से जीते थे। इस बार उनकी जीत 1.5-2 लाख वोट से हुई है, लेकिन वहां 14 या 15% अभी तक पोलिंग हो पाई है। यानी कि मतदाताओं में जो उत्साह होना चाहिए था भाजपा के प्रति, वो फरीदाबाद क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछले चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला लीलाराम गुर्जर भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले थोड़े से वोटों से हारे थे, 1200 कुछ वोटों से। लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा में जाने के बाद, चूंकि उनके पास अभी 5 साल का समय बाकी है, तो अपने बेटे को आदित्य चौटाला को उन्होंने कैथल से खड़ा किया है। और कैथल में उनका मुकाबला लीलाराम गुर्जर से ही है, जो मौजूदा विधायक थे। लेकिन वहां एक वीडियो वायरल हुआ था कि लीलाराम गुर्जर कहते हैं, अगर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने दिया जाएगा तो ठीक है, वरना मुझसे बड़ा गुंडा कौन है। और उसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, भाजपा गुंडों की पार्टी है। इस समय थोड़ा एज जो है आदित्य सुरजेवाला का नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस की हवा है। पिछली बार थोड़े वोटों से रणदीप हारे थे और इस सूरत में वहां वोटिंग भी जितनी ज्यादा होगी, मैं समझता हूँ जितनी ज्यादा वोटिंग होगी वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाएगी, और जितनी कम वोटिंग होगी तो आप मानिए कि लोगों का जो भाजपा के समर्थक हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन भाजपा के प्रति भी उनके मन में कोई मोह नहीं रहा है। वो अपने घर बैठ के एक तमाशा देखेंगे कि क्या होता है। और उनके मन में भी भाव इसी तरह का है, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो तो वोट डालेंगे, जम के वोट डालेंगे, लेकिन भाजपा के लोग वोट डालने नहीं जा रहे। इसका मतलब 10 साल की जो सत्ता का जो कामकाज था वो शायद उनको पसंद नहीं आया। मेरा ये मानना है कि वोटिंग परसेंटेज तो 70% के आसपास हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि 70% के आसपास आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो बीजेपी के जो भक्तगण थे, जो बीजेपी का भक्तगण था, वो आज क्या खुद बीजेपी से छिटक चुका है? क्योंकि उसको मायूसी मिली है, उसको ये नजर आया कि बीजेपी ने उसके लिए काम नहीं किया है और इस वजह से एक खासा गुस्सा लोगों में नजर आ रहा है। मैं ये मानता हूँ नीलू जी कि पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते ना जीते,
कार्यकर्ता की पार्टी में एक पूछ होती थी, सम्मान होता था उसका। लेकिन 2014 के बाद शायद कुछ इस तरह का ट्रेंड हो गया कि किसी पार्टी का कोई भी मजबूत उम्मीदवार हो, तो उसको तोड़ के भाजपा में शामिल कर लो। अभी 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव का अगर आप उदाहरण देखेंगे, तो जल्दी आओ, जल्दी टिकट पाओ, चाहे देरी से आओ पर टिकट पाओ। मतलब नवीन जिंदल जो है, वो उम्मीदवारों की घोषणा से 2-4 दिन पहले भाजपा में आए और उनको आते ही टिकट दे दिया। ये अच्छी बात है कि अभय सिंह चौटाला वहां से खड़े हो गए इनेलो के टिकट पर और 75,000 वोट उनको मिले। इससे नवीन जिंदल की जीत निश्चित हो गई। वो 40,000 के आसपास वोटों से जीत गए। दूसरा ये भी जीत का कारण था कि वहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, डॉक्टर सुशील गुप्ता। तो कांग्रेस के लोगों ने उनकी मदद की, आम आदमी पार्टी ने भी मदद की, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैडर अभी हरियाणा में मजबूत नहीं है और वो चुनाव नहीं जीत सके। रणजीत चौटाला जो बहुत देर से भाजपा में आए, आजाद उम्मीदवार के तौर पे समर्थन दे रहे थे, मंत्री थे, लेकिन हिसार से उनको टिकट दी गई, चुनाव वो हार गए। अगली बार उनको विधानसभा में टिकट देने लायक नहीं समझा गया, वो फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। अशोक तंवर चुनाव से कुछ दिन पहले आए, चुनाव टिकट मिला सिरसा से, शैलजा मैडम के मुकाबले वो चुनाव हार गए, अब वो कांग्रेस में आ गए। यानी कि 10 साल से जो पार्टी नीलू जी सत्ता में है, उसके पास अपने उम्मीदवार नहीं है। आप देखेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह भी कांग्रेस से आए थे, चौधरी धर्मवीर जो महेंद्रगढ़ भिवानी से हैं, वो भी कांग्रेस से मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, फिर भाजपा में आए, उनको टिकट दी और वो जीते। अब किरण चौधरी मैडम कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ के आई भाजपा में, उनको राज्यसभा के लिए भेज दिया और राव इंद्रजीत जब अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे तो भाजपा ने मना किया था। इस बार विकेट उनका कमजोर है, तो उनको कह दिया कि 5-6 सीटें आप अपनी पसंद के उम्मीदवारों को दे दीजिए दक्षिण हरियाणा में। और किरण चौधरी मैडम की बेटी श्रुति चौधरी को उनकी खाली हुई सीट पर तोसाम से खड़ा कर दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी जो शर्तें थी, जो कुछ कायदे कानून बनाए थे, इस चुनाव में उन्होंने सारे तोड़ दिए और कोई पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद नीलू जी अपने उम्मीदवार तैयार ना कर पाए। तो कार्यकर्ताओं में निराशा इसी बात की है कि जो बाहर से आते हैं तुरंत टिकट ले लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, सांसद बन जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक तो भाजपा में निराशा का भाव ये था। दूसरा, देखिए राजनीति में जब कोई मैदान में उतरता है और कोई बड़ा पद मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ उसको उतना ही विनम्र होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब 9.5 साल सब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उनको बिना विधायक, इससे पहले ना कभी सांसद रहे, ना कभी विधायक रहे, सीधे विधायक बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए। उस समय चुनाव हुआ था रामविलास शर्मा के नेतृत्व में। 2014 में रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उससे पहले वो बंसीलाल की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, देवीलाल जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और मुख्यमंत्री बनाया गया खट्टर साहब को। लोग, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे कहा हम दूसरी पार्टियों में ही बगावत नहीं है, दूसरी पार्टियों में ही अंतर्कलह नहीं है, हमारी पार्टी में भी अंतर्कलह है। तो मैंने कहा भाजपा में तो इससे पहले नहीं देखा। कहे नहीं, अब तो ऐसा हो गया है, हम रुलाते भी हैं और हम छुपाते भी हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा हमने रामविलास शर्मा का टिकट काट के उनको रुला दिया, जो कभी 2014 में पार्टी को सत्ता में लाए थे, और 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद खट्टर साहब को छुपा दिया। ना हम उनको मंच पे लाते हैं, ना पोस्टर लगाते हैं, ना उनका भाषणों में नाम लेते हैं। यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी साहब, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने में खट्टर साहब का सबसे बड़ा हाथ है, वो भी अपने भाषणों में उनका जिक्र नहीं करते, उनकी उपलब्धियां नहीं गिनाते, अपने 56 दिन की उपलब्धि गिनाते। और इसके लिए पार्टी हाईकमान ने जब ये महसूस कर लिया खट्टर साहब के रहते हुए हम सत्ता में नहीं आ सकते, तो मोदी साहब के दोस्त होने के बावजूद मोदी साहब ने भी उनसे किनारा कर लिया। बड़ी बात यह है कि जब आप सत्ता में आते हो नीलू जी, तो आपको विनम्रता का परिचय देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप सचमुच बड़ी कुर्सी के हकदार हैं। एक बार जब रथ यात्रा कर रहे थे खट्टर साहब, अगर मैं लंबा हो जाऊं तो मुझे रोक देना प्लीज। खट्टर साहब जब रथ यात्रा में भाषण दे रहे थे, बस पर, रथ पर खड़े होके, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य थे भारद्वाज साहब, उन्होंने उनको चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की भाषण देते हुए। तो चांदी का मुकुट जब उनके सिर पे रखा तो वो शायद चांदी का कुछ कान पे या उनके कहीं लग गया होगा, तो उन्होंने मुड़ के कहा कि मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर अगर अपने प्रशंसक की, अपने समर्थक की, जो उनका चांदी का मुकुट पहना के सम्मान कर रहा है, सार्वजनिक तौर पर उसकी गर्दन उतारने की बात कहेगा, तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा। दूसरा उदाहरण, खट्टर साहब के पुराने, जब वो विधायक भी नहीं थे, पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं थे, उनका एक समर्थक था,
मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उनसे हरियाणा निवास दिल्ली में मिला और उसने आग्रह किया कि मेरे बच्चे को कोई छोटा-मोटा रोज़गार आप दे दीजिए, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। खट्टर साहब ने उनको कहा कि ठीक है, देखेंगे। कई चक्कर काटने के बावजूद उस आदमी के बच्चे की नौकरी नहीं लगी और एक दिन उसने मुख्यमंत्री की रथ यात्रा के दौरान खुद को तेल छिड़का और मुख्यमंत्री आग खुद को आग लगा के मुख्यमंत्री की तरफ वो उनको गले लगाने के लिए दौड़ा। वो मतलब वो इतना दुखी हो गया था, इतना परेशान था कि मेरे को मुख्यमंत्री जानते हैं पिछले कई सालों से और मेरी मदद की जहाँ बात आई है, वहाँ मेरी मदद नहीं हो रही। और खट्टर साहब को चुनाव से दूर रखने के बावजूद वो आए थे हिसार में, तो जब भाजपा के उम्मीदवार को वोट देने की बात करने लगे, तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी भाजपा की सरकार तो बन सकती है, लेकिन यहाँ तो भाजपा का उम्मीदवार हारेगा। और ये वीडियो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा, खट्टर साहब ने कहा अच्छा, हारेगा? बोला हाँ, कहता आओ। फिर सुरक्षा कर्मियों से कह के उसको बाहर निकलवा दिया। यानी लेकिन कि जो बात आप बता रहे हैं बलवंत जी, उससे बहुत क्लियर है कि खट्टर साहब की का घमंड, खट्टर साहब की जो एक एरोगेंस है, उसने एक तरीके से बीजेपी की जान ले ली है इस बार हरियाणा के चुनाव में। लेकिन क्या ये बात सही है कि बीजेपी ने अब इसको भांप लिया था कि इस बार की जो सत्ता विरोधी लहर है उसमें बीजेपी नहीं जीत सकती, लेकिन अब जो ये लास्ट मोमेंट पर कोशिश हो रही है, जैसे कि जहां विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट के इलाके में झड़पों की खबर, बूथ बूथ कैप्चरिंग की खबर, अब राम रहीम सिंह जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, उनके द्वारा बीजेपी को अपील कराना, ये सब किस बात का संकेत है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ऑलरेडी अब सरेंडर कर चुकी है और एक आखिरी लड़ाई जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत ज्यादा होता है, तो क्या वो चीज अब सामने नजर आ रही है? देखिए, जब पैरोल दी गई थी उनको, मंजूर की गई राम रहीम की, तो मकसद तो यही है उनका। लेकिन जैसे ही पैरोल मिली, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के कमेंट चलने लगे कि हारते को बलात्कारी का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो सुना था ये नई कहावत उनको पैरोल पे बाहर मंजूरी देने के बाद ही आई है। लेकिन नीलू जी, मैं आपसे कहूँ, सिरसा जिले में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। 5 सीटें आती हैं सिरसा में। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही। तो आप समझ लीजिए राम रहीम का भाजपा को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। राम रहीम का जो सिक्का चलना था, वो चल लिया। 2017 में उनको सज़ा हुई। उसके बाद वो चुनाव के मौके पर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर चुनाव के मौके पे बाहर बाहर आते हैं, लेकिन अब उनका वो असर रहा नहीं। और नीलू जी, मैं आपको एक और बात बताऊँ, हरियाणा का जो मतदाता है, वो किसी के भाषणों से प्रभावित नहीं होता। वो पहले ही मन बना चुका होता है। हरियाणा के लोगों ने किसान, जवान, पहलवान, कर्मचारी, सरपंच जो सब पिटे पुलिस के डंडों से। उन्होंने मन बना रखा था कि जब चुनाव आएगा, हम भाजपा को बदले में ऐसा ही परिणाम देंगे जो हमारे साथ हो रहा है। यानी एक कि बात मैं और कहूँ। बीजेपी ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल बैंग ऑन जिसको कहेंगे कि समाज के जिस तबके ने बीजेपी से डंडा खाया है, आज वो वापस बीजेपी को दंडित करने के लिए तैयार है पोलिंग बूथ पर। निश्चित तौर पर यही बात है। इसीलिए जो सर्वे जितने भी आए हैं, भाजपा सत्ता से बहुत दूर है। भाजपा को जिसने भी कहा कि 22-25 सीटें आएँगी, लेकिन मैं आपको कहूँ कि जब पड़ोस की सीट पर कोई पार्टी जीतती हुई दिखती है और जो पार्टी 10 साल से सत्ता में हो, उसका अगल-बगल की सीटों पर भी असर जाता है। मेरा ये मानना है कि विनेश फोगाट चुनाव भावनाओं से जीते जाते हैं, नीलू जी। लोगों की भावनाएँ विनेश फोगाट के साथ उसी दिन जुड़ गई थी, जिस दिन उसने एक दिन में 3 फाइट जीत 3 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को हराया और फाइनल में बिल्कुल। जाने से उनको रोक दिया गया। तो लोगों ने तो उनको मेडल दे दिया था और एयरपोर्ट पे जब वो उतरी और अपने गाँव बलाली दादरी में पहुँची, वहाँ तक उनका जिस ढंग से लोगों ने सम्मान किया नीलू जी, वो उन्होंने उनको गोल्ड मेडल दे दिया था। अब उनको टिकट देने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि जुलाना से जिताना है, बल्कि जो महिलाएँ और जो खिलाड़ी और जो हरियाणा के लोग ये मानते हैं कि विनेश के साथ ज्यादती हुई है, निश्चित तौर पर वो भाजपा के खिलाफ जाएँगे। एक कारण नहीं है, एक दूसरा कारण मैं आपको बताऊँ, हरियाणा में संदीप सिंह खेल मंत्री थे, अच्छे खिलाड़ी थे, हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हुए हैं। भाजपा ने उनको टिकट दिया, पहली बार में ही वो चुनाव जीते, उनको खेल मंत्री और प्रिंटिंग स्टेशनरी का मंत्रालय मिला। लेकिन उन्होंने अपनी ही जूनियर कोच से अपने घर पर बुलाकर यौन शोषण की कोशिश की, आरोप लगे, चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो चार्जशीट दाखिल की अदालत में,
उसमें चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि इन पर मुकदमा चलना बनता है। जिस लड़की ने आरोप लगाए थे, वो अपने बयान पर कायम है और उन्होंने मिनिस्टर के अंदरूनी कमरे जहां किसी कर्मचारी का कोई मतलब नहीं होता है, वो तक पुलिस को दिखाया कि मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं यहाँ गई, वहाँ बाथरूम है, वहाँ बेडरूम है, वहाँ सब उसने एलोबरेट किया। तो पुलिस का ये मानना था कि जो आरोप हैं, वो झूठे नहीं हैं। तो खट्टर साहब से इस्तीफे के लिए कहा गया विपक्ष की तरफ से कि आप इनको हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मैं मिनिस्टर को नहीं हटाऊँगा, नहीं हटाऊँगा, नहीं हटाऊँगा। और उनका एक महकमा ले लिया, एक महकमा उनके पास रहने दिया। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया और फिर टिकटों का बँटवारा हुआ, तो संदीप सिंह को टिकट नहीं मिली। और नीलू जी, अभी अदालत में मुकदमा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं आएगी हरियाणा में, तो संदीप सिंह की मुश्किलें और बढ़ जाएँगी। एक बात मैं और कहूँगा, देखिए तुलना करता हूँ मैं, हो सकता है कुछ लोग इसको अच्छा ना समझें। 2014 के चुनाव में हुड्डा साहब जब प्रचार कर रहे थे, तो वो भी रथ पर ही सवार थे। एक युवक ने उनको माला डालने की कोशिश की। हुड्डा साहब ने अपनी गर्दन उनकी तरफ की ताकि माला आराम से डल जाए और उस युवक ने उन पर हमला किया, स्लैप किया। तो लगा कि पुलिस अब उस युवक को बुरी तरह से मारेगी। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा नहीं, नहीं कोई बात नहीं, किसी बात का गुस्सा होगा, मुझे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और मैं इसको माफ करता हूँ। तो ये तुलना मैंने इसलिए की, एक तो खट्टर साहब को कोई चांदी का मुकुट पहना रहा है तो वो कह रहे हैं कि गर्दन काट दूंगा। एक यूथ जो है किसी परेशानी में आके मौजूदा मुख्यमंत्री को स्लैप करता है और वो कहते हैं उसको छोड़ो, जाने दो, गुस्सा होगा किसी बात का, मुकदमा दर्ज नहीं करना इसके खिलाफ। तो ये चीजें ऑब्जर्व करती रहती है पब्लिक कि किसका व्यवहार कैसा है, कौन पब्लिक से जुड़ा हुआ है, कौन पब्लिक को हिकारत से नहीं, अहंकार से देख रहा है। जो धरातल पर जो चीजें हैं वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस बार क्या सही बात है कि जितने भी ग्रामीण इलाके थे या शहरी इलाके हैं, वहां पर बीजेपी के नेताओं की आवाजाही या रैली करना क्या बिल्कुल मुश्किल हो गया था? ऐसी भी खबरें आ रही थी कि खट्टर साहब और तमाम नेताओं को इस समय बंद कमरे में बैंक्वेट हॉल्स में अपनी सम्मेलन करने पड़े, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जनता उनको मार देगी या भगा देगी। क्या ये बात सही है कि इस बार वाकई में बीजेपी की हालत ऐसी थी कि वो जिस इलाके में जा रही थी जनता उनको डंडे से मारकर भगाना चाह रही थी? देखिए, भाजपा के पास एक बड़ा मौका था। 10 साल सत्ता में रह के आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ा सकते थे। भाजपा शहरों की पार्टी मानी जाती है और सत्ता में भाजपा के आने का सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने रेवाड़ी में 2014 में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार घोषित होने के बाद एक रैली की। उसमें पूर्व सैनिकों की रैली थी। राव इंद्रजीत उसके आयोजक थे। 1.5 लाख के आसपास आदमी उस रैली में थे। अपनी मर्जी से आए थे, मोदी साहब को सुनने, समर्थन देने। तो मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भाजपा पहली बार हरियाणा में 47 सीटों के साथ 2014 में सत्ता में आई। उससे पहले या तो वो देवीलाल जी के साथ मिलकर सत्ता में आई या बंसीलाल जी के साथ मिलकर सत्ता में आई। जब इस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा नीलू जी, कभी 2, कभी 4, कभी 6 सीटें। डबल डिजिट में ये पार्टी तभी पहुंचती थी जब देवीलाल जी का साथ होता था या बंसीलाल जी का साथ होता था। अपने दम पर पार्टी कभी भी 6 सीटों से आगे नहीं बढ़ी। अब इसके पास एक मौका था, लेकिन इस मौके को भी एक तरह से खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश कम की और लोगों को धमकाने की कोशिश ज्यादा की और उसका असर अब हम देखने को मिल रहा है कि उनको भी हटना पड़ा और भाजपा भी सत्ता से हट रही है। नहीं, लेकिन बलवंत जी, क्या ये कहना सही होगा कि आज मोदी जी अगर हरियाणा की जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसके लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है मनोहर लाल खट्टर? हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्टी हाईकमान ने खुद ही उनसे इस्तीफा मांग लिया। आप देखिए, गुड़गांव में प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनकी रैली में ज्यादा भीड़ तब भी नहीं जुड़ी थी। हालांकि तब चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है ये। और प्रधानमंत्री जी ने जमकर तारीफ की खट्टर साहब की, उनकी सरकार की, उनके कामकाज की। और उनको दोपहर को कह दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और शाम तक नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि एक दिन पहले जिस चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर साहब जम के तारीफ कर रहे हैं, अगले ही दिन उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्टी हाईकमान खुद मानती है कि खट्टर साहब के रहते भाजपा को सत्ता में लेके आना
बहुत मुश्किल था, इसलिए बदला गया। बस लास्ट के 2-3 सवाल आपसे करूँगी कि बलवंत जी, अब हरियाणा का जो भी जनादेश आएगा, जो कि लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, अब हरियाणा का असर मोदी जी पर क्या पड़ता हुआ दिखता है और बीजेपी पर क्या पड़ता हुआ दिखता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, बीजेपी पर तो असर ही पड़ेगा। मैं नीलू जी एक बात और आपको कहूँगा, 4.5 साल तक जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत सहारा दिया। 4.5 साल के बाद जननायक जनता पार्टी को आपने मक्खी की तरह से निकाल दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। मेरा ये मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ, जननायक जनता पार्टी अगर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, तो आप ये मान के चलिए कि जाट समुदाय जो सबसे बड़ा समुदाय है, उसको एक सहारा होता कि हमें खट्टर साहब से नहीं मिलना तो हम दुष्यंत चौटाला जी से मिल लें। अब जब वो बाहर हो गए, जाटों के मन में एक भाव रहता है कि हाँ, हमेशा से मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पास रही है। बीच-बीच में 2-3 चीफ मिनिस्टर बने, बनारसी दास गुप्ता बने तो बंसीलाल जी की मेहरबानी से बने थे। देवीलाल जी की मेहरबानी से बनारसी दास गुप्ता जी एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बने थे। हुकम सिंह जी चौटाला साहब की मेहरबानी से बने थे और नायब सिंह सैनी साहब खट्टर साहब की मेहरबानी से बने थे। लेकिन ना हुकम सिंह जी का कोई योगदान रहा, ना बनारसी दास गुप्ता जी का रहा, ना अपने नायब सिंह सैनी साहब को लोगों ने चीफ मिनिस्टर माना। चीफ मिनिस्टर तो पर्दे के पीछे से बंसीलाल, देवीलाल या खट्टर साहब ही रहे हैं मतलब। ऐसी सूरत में इन चारों लालों से अलग होके कोई अपनी एक आइडेंटिटी ठीक से नहीं बना पाया, क्योंकि बनाने भी नहीं दी। मेरे को लगता है कि नायब सिंह सैनी साहब को अगर थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता, 3 महीने के बजाय उनको साल भर पहले लाया जाता, तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती, जो कि जेजेपी की इच्छा भी थी, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में कांग्रेस का मुकाबला कर रही होती। अकेली होने के बाद दोनों ही पार्टियां लगभग खत्म खत्म जैसी। नहीं, तो अब जैसे आईएनएलडी है और जेजेपी है, तो तेज क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या अब ये बिल्कुल अब खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अब इनका जनादेश बिल्कुल जनाधार खत्म हो रहा है? नीलू जी देखिए ना, 3 बड़े लाल जो 30 साल तक, 3 दशक तक बारी-बारी से राज करते रहे, उनके परिवारों में फूट है अब। चौटाला साहब की पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। भजन लाल जी के बेटे, एक बेटा भाजपा में है, एक कांग्रेस में है। चंद्रमोहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पंचकुला से, और उनका भाई का जो बेटा है, वो आदमपुर से चुनाव लड़ रहा है, जो मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई। दूसरी तरफ देवीलाल जी का परिवार कई हिस्सों में बटा हुआ है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कोई जेजेपी के टिकट पर लड़ रहा है, कोई इनेलो के टिकट पर लड़ रहा है। और तीसरी जो बंसीलाल जी की लाल से बंसीलाल जी बनी है, तो उनके बहन भाई कोशाम में, मतलब श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की और सुरेंद्र सिंह जी की बेटी हैं, वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं। और बीसीसीआई के जो चेयरमैन होते हैं रणवीर महेंद्रा, उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी तोशाम से अपनी बहन के खिलाफ मुकाबले में। यानी कि परिवारों की, तीनों लालों के परिवारों की फूट ने तीनों लालों को राजनीति के परिदृश्य एक तरह से गायब कर दिया है। मनोहर लाल जी तो शादीशुदा नहीं है, बच्चे उनके हैं नहीं, पत्नी उनकी है नहीं, लेकिन वो भी अब पर्दे से, राजनीतिक पर्दे से गायब है। अंत में क्या कहेंगे बलवंत जी कि जो इस बार जो हरियाणा का चुनाव है, उसकी बड़ी तस्वीर आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से एक तो ये है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बड़े कंफर्टेबल मेजोरिटी से आ रही है। हुड्डा साहब से पूछा गया कितनी सीटें आएंगी, तो उनका कहना था कि सीटों का हिसाब किताब बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। भाजपा ने दलित समुदाय को कांग्रेस से काटने के लिए एक शैलजा मैडम का कार्ड खेला था कि अशोक तंवर की इज्जत नहीं हुई, उनको भगा दिया, शैलजा मैडम का सम्मान नहीं हो रहा, उनके बारे में जाति सूचक टिप्पणी कर दी। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव प्रचार बंद होने के दिन उसी अशोक तंवर को अपने मंच पे खड़ा करके भाजपा के तमाम आरोपों के, सवालों के जवाब दे दिए हैं। यानी कि दलित समुदाय और जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ये इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट दे रहा है। और रही बात ये कि भाजपा, क्या ऐसी सिचुएशन भी आपको लग रही है कि जहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है? सब 90 की 90 सीटों पर क्या कांग्रेस जीत सकती है? मैं आपको ये कहूंगा कि आप खट्टर साहब के बयान देखिए। पहले उन्होंने कहा हम 90 में से 90 सीटें जीतेंगे, भाजपा 90 सीटें जीतेगी। कुछ दिन बाद उनका बयान आया कि हम 60 सीटों पर जीत रहे हैं। और आज मैं किसी टेलीविजन स्क्रीन पर पट्टी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हम 50 सीटें जीतेंगे। यानी कि खट्टर साहब चुनाव प्रचार शुरू होने पर 90 में थे,
और चुनाव प्रचार मतदान के दिन तक वो 50 पर आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि 40 सीटें तो उन्होंने खुद ही छोड़ दी हैं, 50 पे जीतेंगे वो मतलब। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में चली जाए, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हुड्डा साहब ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम बॉर्डर खोल देंगे, और अगर बॉर्डर खुलेगा तो हरियाणा और पंजाब के किसान ट्रैक्टरों में सीधे दिल्ली के लिए कूच कर देंगे, और दिल्ली कूच करना केंद्र की भाजपा सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकता है। वो बिना अपनी मांगे मनवाए लौटेंगे नहीं, और अगर उन पर ज्यादती हुई तो फिर महाराष्ट्र का चुनाव भी आगे आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बलवंत जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी दर्शकों से मेरी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल जन गण मन 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लगातार इस चैनल के साथ एंगेज करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। इसमें हम जनता की आवाज़ उठाएँगे, किसान, महिलाएँ, गरीब, सबकी आवाज़ इस चैनल से उठेगी और सत्ता से लगातार हम सवाल पूछेंगे। और बलवंत जी जैसे लोगों को हमेशा मैं अपने चैनल पर जोड़ती रहूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन बलवंत जी, थैंक यू वेरी मच।